बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जानने के बाद अब बारी है बेस्ट ETFs जानने की, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल ETFs हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर ETF इन्वेस्ट करने लायक है। किसी का ट्रैकिंग एरर बहुत हाई रहता है तो किसी में वॉल्यूम ही नहीं रहता। आप उस ETF की यूनिट खरीद लेंगे और कभी बेच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमने मल्टीपल फिल्टर्स लगाए ताकि हम एक अच्छा ETF ढूंढ पाए, और उन फिल्टर्स को लगाने के बाद हमें 5 अच्छे ETF मिले। तो वो फिल्टर्स कौन कौन से थे? तो सबसे पहला फिल्टर था कि ETF इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, जो भी ETF लॉन्च हुआ हो वो किसी रिनोन्ड और अच्छी AMC का होना चाहिए। एज यानी कि ETF कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए ताकि उसका कुछ डाटा हमें मिल पाए और हम उसे जज कर पाए। ट्रैकिंग एरर कम से कम होना चाहिए और वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि जब हम ETF की यूनिट्स को बेचना चाहे तब हम उसे आसानी से बेच सके। अगर वॉल्यूम कम होता है तो इन्वेस्टर को ETF में प्रॉफिट बुक करने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर हमने फिल्टर लगाया कि कैटेगरी की रैंक अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो कैटेगरी का टॉपर हो तब तो और भी अच्छी बात है। और फिर लास्ट में हमने एक और फिल्टर लगाया कि 100% होल्डिंग सिर्फ लार्ज और मिड कैप कंपनीज से ही आनी चाहिए, यानी कि ETF में कोई भी होल्डिंग स्मॉल कैप से नहीं आनी चाहिए। तो इन सभी फिल्टर्स को लगाने के बाद हमें जो 5 ETF मिले उनके नाम थे ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 ETF, CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ETF, फिर था SBI का निफ्टी 50 ETF, फिर निपन इंडिया का ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 और निपन का ही निपन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। तो चलिए इन सभी ETFs को डिटेल में जानते हैं, देखेंगे इनका बेंचमार्क क्या है, इनका प्राइस क्या चल रहा है, फंड साइज कितना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, एटसेट्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंडामेंटल डिटेल से। तो सबसे पहले ETF कोड्स जान लेते हैं ताकि आप इन ETF को किसी भी प्लेटफॉर्म में आसानी से ढूंढ पाएं। तो भारत 22 ETF का ETF कोड है ICICI B22, CPSE का है CPSE ETF, SBI निफ्टी 50 का है SETF NIF 50 और निपन निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 का है स्ट्रेट फॉरवर्ड जूनियर 20 और निपन निफ्टी मिड कैप 150 का है मिड 150 20। अब इनकी AMCs देख लेते हैं। तो भारत 22 ICICI द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया में 3rd बिगेस्ट AMC है और इस ETF की एज है 7 साल, यानी कि 7 साल पहले ये ETF लॉन्च हुआ। CPSE ETF निपन द्वारा लॉन्च किया गया था 10 साल पहले और निपन इंडिया की 4th लार्जेस्ट AMC है। SBI जो कि इंडिया की सबसे बड़ी AMC है, उसने अपना SBI निफ्टी 50 ETF 9 साल पहले लॉन्च किया। वहीं निपन ने अपना निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF 21 साल पहले, तो अपना निफ्टी मिड कैप 150 5 साल पहले लॉन्च किया। अब इन सभी ETFs की कैटेगरी जान लेते हैं। तो भारत 22 ETF लार्ज कैप कैटेगरी से आता है, SBI निफ्टी 50 भी लार्ज कैप का है और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी लार्ज कैप का है, यानी कि ये तीनों ही ETF इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। CPSE ETF एक थीमेटिक कैटेगरी का ETF है जो कि PSU सेक्टर को ट्रैक करता है। वहीं निपन निफ्टी मिड कैप ऑब्वियसली मिड कैप कैटेगरी का है। इनके बेंचमार्क देख लेते हैं। तो BSE 22 ETF का बेंचमार्क है BSE भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स, CPSE का है निफ्टी CPSE टोटल रिटर्न इंडेक्स, SBI निफ्टी 50 का है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स और मिड कैप का है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और एक यूनिट की प्राइस एज ऑफ नाउ भारत 22 ETF की चल रही है 119 रुपए, CPSE की चल रही है 105 रुपए, SBI निफ्टी 50 की चल रही है 261 रुपए, निपन निफ्टी नेक्स्ट 50 की चल रही है 790 रुपए और निपन निफ्टी मिड कैप 150 की चल रही है 222 रुपए। तो अब बारी आती है इनका वॉल्यूम जानने की। तो भारत 22 ETF का वॉल्यूम है 4.4 लाख, CPSE ETF का है 42 लाख, SBI निफ्टी 50 का है 39.6 लाख, निपन निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 का है 1.1 लाख, तो निपन निफ्टी मिड कैप 150 का है 2.7 लाख। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा आप उतने ही आसानी से अपने ETF की यूनिट्स को सेल कर पाएंगे, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है किसी भी ETF को चूज करने से पहले। अब ये तो ट्रेडिंग वॉल्यूम था। अगर हम ट्रेडिंग वैल्यू की बात की जाए, यानी कि कितना अमाउंट पर डे ट्रेड हो रहा है एक पर्टिकुलर ETF में, तो वो भारत 22 ETF में है 5.2 करोड़, CPSE ETF में यही ट्रेडेड वैल्यू है 44.3 करोड़, SBI निफ्टी 50 में 104 करोड़, निपन निफ्टी नेक्स्ट 50 में 8.8 करोड़, तो निपन निफ्टी मिड कैप 150 में 6.1 करोड़। अब ये कोई नई चीज नहीं है, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम को उसके प्राइस से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें ट्रेडेड वैल्यू मिल जाती है। तो कई बार होता है कि ट्रेडेड वॉल्यूम आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, वो इस वजह से हो सकता है कि ETF का प्राइस बहुत कम होगा, तो वो चीज आपको कहीं कंफ्यूज ना करे। इसलिए ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ साथ अगर आप ट्रेडेड वैल्यू भी देख लेते हैं तो ये आपको अच्छा आइडिया देता है कि ओवरऑल वो ETF कितने आसानी से बेचा और खरीदा जा सकता है। बात करें फंड साइज की, तो भारत 22 ETF का फंड साइज है 18,900 करोड़, CPSE ETF का है 42,632 करोड़, SBI निफ्टी 50 का ह्यूमंगस फंड साइज है 1.9 लाख करोड़ और निपन निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 5,003 करोड़, तो निपन निफ्टी मिड कैप 150 का है 1,689 करोड़। अब ये जान लेते हैं कि इन ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे।
तो सबसे कॉमन चार्ज जो किसी भी ETF या कहें तो म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है, क्योंकि ETF भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स ही हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ETFs में भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। हालांकि ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी कि कोई फंड मैनेजर इन्हें एक्टिवली मैनेज नहीं करता, जिस वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो भारत 22 ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.07%, CPSE ETF का है 0.05%, SBI निफ्टी 50 का है 0.04%, निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 का है 0.17%, तो मिड कैप 150 20 का है 0.21%। बाकी टैक्सेस की बात की जाए तो जैसे STCGT, LTCGT आपको किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है, वैसे ही आपको इसमें भी देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उस हिसाब से STCGT, और 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो LTCGT देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 20% और 12.5%। रेस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ETF को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ETFs को आप मार्केट लाइव होने के समय ही खरीद और बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जैसे कि पहले तो आपको ब्रोकरेज देना होगा जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़े हैं, फिर आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे, सेबी चार्जेस देने होंगे, GST देना होगा, स्टैम्प ड्यूटी देना होगा और STT देना होगा। तो कंक्लूड किया जाए तो ये सभी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जब आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे। अब इन हिडन चार्जेस में जो बड़ा चंक ऑफ चार्ज होता है वो होता है ब्रोकरेज। तो अगर आप एक अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़ते हैं जो कि आपसे कम ब्रोकरेज लेता है, तो आप बड़े ही आसानी से इन चार्जेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने मार्केट के लगभग हर बड़े ब्रोकर को कंपेयर किया है। आप उनकी मदद ले सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा ब्रोकर चुन सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे हमने इन सभी ETFs के 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न और 10 साल के रिटर्न लिए हैं। फिर हमने ये भी डिटेल दी है कि इन सभी ETFs की जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें जितने भी फंड्स हैं उसने 5 साल में एवरेज कितना रिटर्न दिया है, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा है कि उसी कैटेगरी में इनकी रैंक क्या है, और सिंस लॉन्च यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुए थे तब से इन्होंने कितना रिटर्न दिया। तो सबसे पहले भारत 22 ETF की बात करते हैं। तो इसने पिछले 3 साल में ईयर ऑन ईयर 44% के रिटर्न दिए और पिछले 5 साल में 28.3% के। अब ये फंड इतना पुराना नहीं है, इस वजह से इसके 10 ईयर के रिटर्न्स नहीं है, पर इसी कैटेगरी में जो दूसरे फंड है उन्होंने ऑन एवरेज 5 साल में 19.7% के रिटर्न दिए हैं, और वहीं इसने सिंस लॉन्च 19.1% के रिटर्न दिए हैं। यानी कि यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसने अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिस वजह से इसकी 5 ईयर कैटेगरी रैंक रही है फर्स्ट। CPSE ETF की बात की जाए तो इसने पिछले 3 साल में 59.6% के रिटर्न दिए और पिछले 5 साल में 34.6% के, वहीं 10 साल में 15.9% के। वहीं कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न रहा पिछले 5 साल में वो रहा 32.1% का, और सिंस लॉन्च इसके भी रिटर्न रहे 19.1% के। यानी कि अगेन इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जिस वजह से इसकी रैंक रही है फर्स्ट आउट ऑफ 3 फंड्स। बात करें SBI निफ्टी 50 की, तो इसके 3 साल के रिटर्न रहे 17.9% और 5 साल के रिटर्न रहे 19.1%, और इसी में जो दूसरे फंड है उनका कैटेगरी एवरेज रहा 20% और सिंस लॉन्च इस फंड का रिटर्न रहा 13.9%, जिस हिसाब से इसकी रैंक आती है 45th आउट ऑफ 92 फंड्स। अब ये रैंक उतनी इंप्रेसिव नहीं, तो उसका कारण ये है कि इनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पिछले 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। फिर अगला ETF है निपन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। तो उसके 3 साल के रिटर्न है 24.2%, 5 साल के ईयर ऑन ईयर रिटर्न है 24.3% और 10 साल के रिटर्न रहे 17.1%। वहीं जो कैटेगरी एवरेज रहा है पिछले 10 साल में, यहाँ पे 5 साल में नहीं पर हमारे पास डाटा था 10 साल का, तो हमने 10 साल का ही डाटा दिया है आपको। तो 10 साल में इसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न रहे 13.7% के, और सिंस लॉन्च इसके रिटर्न रहे यानी कि पिछले 21 साल में ईयर ऑन ईयर रिटर्न रहे 22.8%। तो क्लियरली दिखता है कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत ही अच्छे से बीट किया है, जिस वजह से इसकी 10 साल की कैटेगरी रैंक रही है फर्स्ट आउट ऑफ 56 फंड्स। फिर है मिड कैप 150 20। तो इसके पिछले 3 साल के रिटर्न है 28%, 5 साल के रहे 31.2% और 5 साल के कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 29.1%। वहीं सिंस लॉन्च इस फंड के रिटर्न है 26.9%। तो यहाँ पे भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया और इसकी 5 ईयर कैटेगरी रैंक रही 7 आउट ऑफ 25। तो यहाँ पे भारत 22 ETF, CPSE, जूनियर 20 और मिड 150 20 ने अपने कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट किया है। वहीं SBI निफ्टी 50 ने भले ही अपने कैटेगरी एवरेज को ना बीट किया हो, पर इसने अपने बेंचमार्क को, जो कि बेस होता है किसी भी एक पैसिव फंड का कि वो उसे कॉपी करे, तो उसने उसे बड़े ही अच्छे से कॉपी किया है और अपने बेंचमार्क के बराबर रिटर्न्स दिए हैं।
यानी अगर आपने इन फंड्स में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो भारत 22 ETF में आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 साल में 1.7 लाख हो जाती, 5 साल में 2.4 लाख और 10 साल में 5.7 लाख। वहीं इसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाती 3.2 लाख। और क्योंकि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा ये फ्यूचर वैल्यू का जो डाटा हम दिखाते हैं, इस वजह से आगे चल के भी हम इस डाटा को दिखाते रहेंगे। CPSE ETF की बात की जाए तो इसमें आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगेन 1.7 लाख होती 3 साल में, 5 साल में 2.4 लाख और 10 साल में 5.7 लाख। क्योंकि भारत 22 ETF और CPSE ETF दोनों ने ही लगभग बराबर रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च, तो यहाँ पे भी आपकी 5.7 लाख की वैल्यू होती है एक्चुअल में 3.2 लाख आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। SBI निफ्टी 50 की बात करें तो 3 साल में आपके 1 लाख होते 1.5 लाख, 5 साल में 1.9 लाख और 10 साल में 3.7 लाख, जिसकी एक्चुअल वैल्यू होती 2.1 लाख। जूनियर बीस की बात करें तो यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती 1.8 लाख, 5 साल में 2.8 लाख और 10 साल में 7.8 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 4.3 लाख। मिड कैप 150 20 की बात करें तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 साल में होती 2 लाख, 5 साल में 3.3 लाख और 10 साल में 10.8 लाख। और ये 10.8 लाख जो आपको 10 साल बाद मिलते हैं उसके एक्चुअल में वैल्यू होती है 6 लाख के बराबर। तो अब बारी आती है रिस्क रेशियोज की। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्फा की। तो अल्फा में ये बताते हैं कि किसी भी फंड ने अपने बेंचमार्क के ऊपर कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ऐसे भारत 22 का है 20.6%, CPSE का है 11.7%, SBI का है -1.3%, जूनियर 20 का है 3.1% और मिड 150 20 का है -0.3%। बीटा की बात करें जो कि आपको वोलेटिलिटी बताता है, तो बीटा 1 या उससे कम हो तो अच्छी बात है। तो भारत 22 का है 0.9, CPSE का है 0.86, SBI निफ्टी 50 का है 0.99, जूनियर 20 का बीटा थोड़ा सा हाई है 1.1 और मिड कैप 150 20 का है 1। शार्प रेशियो जो कि आपको बताता है कि फंड ने कितना रिस्क लिया है अपने रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। तो जिसका भी शार्प रेशियो ज़्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कि रिस्क कम लिया गया है। तो भारत 22 का है 2.1, CPSE का है 2.2, SBI निफ्टी 50 का है 0.9, जूनियर 20 का है 1, मिड कैप 150 20 का है 1.4। फिर है सॉर्टिनो रेशियो जो कि आपको बताएगा कि मार्केट जब डाउन होगी तब आपको कौन सा फंड अच्छे रिटर्न दे पाएगा। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो ऐसे भारत 22 का है 4.1, CPSE का है 4.7, SBI निफ्टी 50 का है 1.8, जूनियर 20 का है 1.7 और मिड कैप 150 20 का है 2.4। फिर बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितना डेविएट हो सकती है अपने पाथ से। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर चाहेंगे कि ये कम से कम हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ICICI भारत 22 का है 15.3, CPSE का है 19.5, SBI निफ्टी 50 का है 12.9, जूनियर 20 का है 17, तो मिड कैप 150 20 का है 15.1। अब एक चीज यहाँ पे हम बता दें कि हमने कुछ डाटा को ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि ग्रीन से हाईलाइटेड हैं उसका जो रेशियो है वो अपने कैटेगरी से भी अच्छा है, यानी कि इन ETFs के ये पर्टिकुलर रेशियोज अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छे हैं। और जिन रेशियोज को मार्क नहीं किया गया इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बुरे हैं, पर ये कह सकते हैं या तो वो अपने कैटेगरी के बराबर हैं या उससे थोड़े से कम हैं। तो अब बारी आती है ट्रैकिंग एरर की। तो ट्रैकिंग एरर किसी भी पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि एक फंड अपने बेंचमार्क को कितने अच्छे से कॉपी कर रहा है। तो जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा उसके रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के उतने ही आसपास होंगे। तो ICICI का ट्रैकिंग एरर सबसे हाई है 0.22%, CPSE का है 0.10%, SBI निफ्टी 50 का है 0.03%, जूनियर 20 का है 0.06%, तो मिड कैप 150 20 का है 0.04%। एंड द लास्ट रेशियो इज टर्नओवर रेशियो, जो हमें ये बताता है कि ETF में जितनी भी होल्डिंग्स हैं उन्हें कितने जल्दी बदला जा रहा है। तो ICICI भारत 22 का टर्नओवर रेशियो 19%, CPSE का 18, SBI निफ्टी 50 का है 14, जूनियर 20 का है 51 और मिड कैप 150 20 का है 63। तो ये थे सभी रिस्क रेशियोज। अब बारी आती है एसेट एलोकेशन की। तो सबसे पहले होल्डिंग्स देख लेते हैं कि किस ETF में कितनी होल्डिंग है। तो ICICI भारत 22 नाम में ही दिख रहा है कि इसमें 22 होल्डिंग होंगी। CPSE में 11 स्टॉक्स होंगे, SBI निफ्टी 50 में ऑब्वियसली 50 स्टॉक्स होंगे, जूनियर 20 में अगेन निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो अगेन 50 स्टॉक्स होंगे और मिड कैप 150 20 में एज यूजुअल 150 स्टॉक्स होंगे। अब बात करें कि इन होल्डिंग्स में टॉप 10 होल्डिंग्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो भारत 22 में टॉप 10 होल्डिंग्स ने 83% कंट्रीब्यूट किया है, CPSE में 99% क्योंकि इसमें सिर्फ स्टॉक्स ही 11 हैं, SBI निफ्टी 50 में टॉप 10 होल्डिंग्स ने 56%, जूनियर 20 में 37%, तो मिड कैप 150 20 में सिर्फ 15% क्योंकि इसमें स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं 150। मार्केट कैप वाइज कंट्रीब्यूशन देख लें तो ICICI भारत 22 में लार्ज कैप स्टॉक्स है 93%, CPSE में 94%, SBI निफ्टी 50 में 100%, जूनियर 20 में 92% और मिड कैप 150 20 में 39%। यानी कि मिड कैप 150 को छोड़ दें जो कि अपने नाम से ही बता रहा है कि इसमें मेजर होल्डिंग मिड कैप्स में होगी, तो सभी में लगभग सारी ही होल्डिंग लार्ज कैप में है। मिड कैप की बात की जाए तो ICICI में 7% होल्डिंग है, CPSE में 6%, SBI निफ्टी 50 में कोई होल्डिंग नहीं है,
जूनियर 20 में सिर्फ 2% है और मिड कैप 150 में 61%। बाकी हमने जैसे पहले ही बताया था कि स्मॉल कैप की कोई होल्डिंग नहीं होगी किसी भी ETF में, तो ये सभी जीरो हैं। सेक्टर देख लेते हैं तो टॉप 3 सेक्टर ICICI भारत 22 में एनर्जी एंड यूटिलिटी, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल। इन्हें हमने क्रोनोलॉजी में भी रखा है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एनर्जी एंड यूटिलिटी का है, उसके बाद है फाइनेंशियल का, फिर है इंडस्ट्रियल का, और ये सभी सेक्टर से ओवरऑल 69% होल्डिंग आ रही है। CPSE में यही सेक्टर है एनर्जी एंड यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल्स और मटेरियल्स। SBI निफ्टी 50 में फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड यूटिलिटी। जूनियर 20 में फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। वहीं मिड कैप 150 20 में इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। बाकी CPSE में टॉप 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है 98%, SBI में है 60%, जूनियर 20 में 52 और मिड कैप 150 में है 39, यानी कि 39% ऑफ द होल्डिंग्स इन्हीं टॉप 3 सेक्टर्स से हैं। तो वीडियो को कंक्लूड करें तो हमारे पर्सपेक्टिव में ये सभी ETFs अपने अपनी जगह बहुत अच्छे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ सोचे समझे इनमें इन्वेस्ट कर दें। हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी है, आप खुद भी एनालाइज कीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है और आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार जाके उसका कोई फंड ऑफ फंड ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है आप उस ETF में किसी दूसरे फंड के जरिए भी इन्वेस्ट कर सके। बाकी अगर आपको किसी भी डीमैट अकाउंट के बारे में जानना हो तो वो डिटेल आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी, आप चैनल पर जाके जरूर चेक करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।